हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे, वर्क पावर एनर्जी। तो उसी में अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं जो कि हाल फिलहाल के ईयर में आपसे पूछा गया है। और ये प्रॉब्लम आपको जेईई एडवांस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा है। इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, जैसा कि हम बोले हैं कि पीवाईक्यू में बहुत सारी कंप्रीहेंशन टाइप भी प्रॉब्लम है, इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन है, और लास्ट में आपका सिंगल करेक्ट भी आता है। तो सारे को हम इसमें कवर अप कर रहे हैं और ये क्वेश्चन आपका इंटीजर टाइप प्रॉब्लम है। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और इसमें फिगर से ही आपको बहुत कुछ क्लियर है कि आपको निकालना क्या है, एन का वैल्यू। तो इसमें है कंसीडर एन एलिप्टिकल शेप रेल दैट इज PQ। तो ये आपका PQ है जिसका शेप आपको किस टाइप से बना के रखा है, इलिप्स टाइप इसका स्ट्रक्चर बना के रखा है। तो इसका स्ट्रक्चर जो है इलिप्स टाइप है, यानी इलिप्स का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, तो उसी का एक क्या है, पार्ट है। इट इज द पार्ट ऑफ इलिप्स। तो यहां पे दिया हुआ है कंसीडर ए इलिप्टिकल शेप रेल PQ इन वर्टिकल प्लेन, ए ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is placed, a block of mass 1 kg is pulled along the rail from P to Q, P से Q के तरफ, from P to Q with the force that is 80 Newton, which is always parallel to PQ, assuming no frictionless losses and the kinetic energy of the block when it reaches to Q. So n that is equal to n into 10। P से Q जाने का आपको कौन सा रास्ता है, एक तो डायरेक्ट आप जाइए हाइपोटेनस। तो ये अगर 4 है और ये अगर 3 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 90 डिग्री का सामने का, तो रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। तो ये आपका है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर आपको क्या दे दिया, वो एलिप्टिकल शेप rail PQ in vertical, a block of mass 1 kg is pulled along the rail from P to Q with force that is 80 Newton। और कह रहा है कि which is always parallel to PQ, which is always parallel to PQ, which is always parallel to PQ, assuming no frictionless लूजेस, यानी फ्रिक्शन नहीं है, यानी फ्रिक्शन का टेंशन आपको नहीं लेना है। assuming no frictionless losses and the kinetic energy of the block when it reaches to Q। अब ध्यान से देखिए, P से Q तक हमको ले जाना है 1 kg, तो उसका मास है, और उसको ले जाने में हमको फोर्स कितना यूज कर पा रहा है, दैट इज 80 न्यूटन। सो विच इज ऑलवेज पैरेलल टू PQ, जो कि PQ के पैरेलल है। अब इसका शेप आपको क्या दे दिया हुआ है, इलिप्टिकल है। तो इसको हम जब भी हम ले जाएंगे तो वही बेसिक सा वर्क पावर एनर्जी का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या इसको आप कह सकते हैं कि गेन इन लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपका कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो और इसका वैल्यू आपको दे दिया हुआ है कि वर्क डन P से Q तक ले जाने में जो वर्क डन है वो क्या है, n इंटू 10। और इसमें जो n का वैल्यू है वही आपसे पूछा है कि n का वैल्यू क्या होगा। तब देखते हैं कि P से Q जब हम ले जाते हैं और इसका शेप कुछ इस टाइप से रहेगा, एलिप्टिकल शेप जब इसका रहेगा, तो हम क्या करेंगे, तो इसमें हम ऐसा यूज करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना से आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी P से Q जाएगा तो ये आएगा। और इसमें वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या है, तो टोटल 18 न्यूटन हम यूज कर रहे हैं। और डायरेक्ट P से Q का लेंथ, तो P से Q का लेंथ
और हमेशा ये आपसे कह रहा है कि विच इज ऑलवेज पैरेलल टू PQ, ये भी इंफॉर्मेशन दिया, विच इज ऑलवेज पैरेलल टू PQ। तो 18 न्यूटन है, तो फोर्स आपको पता है जैसा कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन दैट इज इक्वल टू F.S या FS cos थीटा। तो आपसे क्या कह रहा है कि फोर्स जो लग रहा है, फोर्स 18 न्यूटन विच इज ऑलवेज पैरेलल टू PQ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि जो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स किधर लग रहा है, 18 न्यूटन लग रहा है, और उसका डायरेक्शन क्या है, तो विच इज ऑलवेज पैरेलल टू, ये जो PQ लेंथ है इसके पैरेलल है। तो वर्कडन होता क्या है, वर्कडन दैट इज F.S, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या हो जाएगा, cos 0। तो ये कहने का पैरेलल जब रहेगा तो एंगल क्या बनाएगा, cos 0, और cos 0 का वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो यहां से अगर हम देखें तो 1 kg के मास को, यानी कि 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और फोर्स विच इज अलोंग पैरेलल टू, which is parallel to PQ के पैरेलल लग रहा है। तो 18 न्यूटन है, तो पूरा PQ का लेंथ क्या है, तो इतना वर्क डन हुआ। अब यही वर्क डन हम क्या होगा कि दो चीज में कन्वर्ट होगा, एक तो पोटेंशियल एनर्जी में, दूसरा काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होगा, यही वर्क डन किस में हो जाएगा, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये जो वर्क डन हुआ, जब हम P से Q, वही कह रहा है कि जब वेन रिचेस टू Q, P से हम Q गए और किस डायरेक्शन में ले गए उसको हम, ऑलवेज पैरेलल टू PQ, जैसे भी जा रहे हैं, शेप कुछ भी हो। तो याद रखिएगा, जब भी हम बात करते थे तो एक सबसे कमाल का फॉर्मूला हम इसमें यूज करते हैं, जिसको किंग्स फॉर्मूला हम बहुत बार बोलते हैं, कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस, वर्क डन ड्यू टू ऑल फोर्सेस। हालांकि इसका इसमें यूज नहीं है, इसमें तो हम सिंपल यूज कर रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन। तो क्या है, उसका डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्शन है, वर्क डन होता क्या है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ cos 0 आ गया, तो यहाँ से FS cos थीटा। तो 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और उसका जो डिस्टेंस है, अगर पैरेलल हम चलें PQ से, तो PQ का लेंथ क्या हो जाएगा, तो ये आपको 4 पता था, ये आपको 3, तो ये हाइपोटेनस आ गया। तो यहां से हम वर्कडन निकाल लिए। अब यही वर्कडन दो चीज के टर्म में उसमें कन्वर्ट होगा, एक तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, तो एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी, स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी, और स्टोर्ड इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। और वही काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहा है कि क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस टू P। तो कंसीडर ए एलिप्टिकल पाथ है इसका PQ, वर्टिकल प्लेन में। ये ब्लॉक, जिस ब्लॉक का मास आपको 1 kg दिया हुआ है, तो mgh, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, सो पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू mgh। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो आपको पता है कि यहां से इस पॉइंट से P से Q तक जाने में जो डिस्टेंस है P से Q का, तो क्या है वो 5 है, और 18 न्यूटन का उसमें फोर्स लग रहा है। और फोर्स किधर लग रहा है, अलोंग पैरेलल टू PQ। तो पैरेलल टू PQ, तो फोर्स डॉट cos 0 हो जाएगा। तो फोर्स आपको पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो P से Q का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको 5 पता चल गया, सो दिस इज 5। तो ये 5 आपको पता चल गया, तो यहां से अब क्या हो जाएगा 90, अब बस इक्वेट कर देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 न्यूटन। ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी यहां से ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, P से Q जाएंगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और वही पोटेंशियल, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जब P से Q जा रहे हैं, यानी कि जब H हाइट से ले जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना से इंक्रीज करेगा, mgh। और H क्या होगा, तो H आपको ये 4 हो जाएगा, मास आपको पता है, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो इधर का लेफ्ट हैंड, यानी कि इनिशियल एनर्जी, यानी इस पॉइंट पे पहुंचेगा,
तो उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी उसके अंदर होगा। तो वही पूछ रहा है आपसे कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, यानी कि फ्रिक्शन इसमें है ही नहीं, यानी कि म्यू का वैल्यू आपको, ये बात तब कर रहे हैं जब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस की, यानी म्यू दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हम तब बात कर रहे हैं जब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। और आपका एन का वैल्यू आपको निकालना है। तो अब बस आपको एम का वैल्यू पता है, बस पुट कर देते हैं तो एन बहुत ही इजीली आ जाए। तो इसमें हम क्या यूज किए, हालांकि ये वाला हम यूज किए नहीं इस बार, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सिंपली हम यूज कर लिए एनर्जी कंजर्वेशन। पी से क्यू जाएगा, 18 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल 0 था, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो 18 इंटू 5 दैट इज 90। तो वही जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे आफ्टर इट रीचेज टू क्यू, तो इट हैज इट्स सम पोटेंशियल एनर्जी, सम काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी, अब यहां से आपका क्या निकल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो ये एन का वैल्यू आपसे पूछा है, तो एन का वैल्यू यहां से हम बहुत इजीली वे में निकाल सकते हैं। तो क्या है, तो इधर से 18 इंटू 5, 18 न्यूटन का फोर्स और 5 मीटर है, तो आप ऐसा समझिए कि 18 न्यूटन इंटू 5 मीटर, ये इनिशियल एनर्जी, यानी पी पॉइंट पर ले जाने में कितना वर्क डन हमको करना पड़ेगा। तो फोर्स इतना लग रहा है, डिस्टेंस पी से क्यू के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना है, तो इतना वर्क डन हमको करना पड़ेगा पी से क्यू जाने पे, और वो भी 1 kg मास पे। तो इतना वर्क डन हमको करना पड़ेगा। तो यहां पे जब क्यू पॉइंट पे ये पहुंचेगा, तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इसमें, तो mg h क्या है 4 हो जाएगा, और इसमें समथिंग काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज हाफ mv²। और आपसे यही काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। और यही आपसे पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जब P से Q तक पहुंचेगा। तो काइनेटिक एनर्जी यहां से आपका आ जाएगा, तो ये आपका 90 माइनस ये 1g का वैल्यू 10 रख लेते हैं, ये 40 दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यहां से आपका क्या आ जाएगा 50, और आपसे क्या कह रहा है n, तो n का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि ये आपका 10n दैट इज इक्वल टू 50, सो n दैट इज इक्वल टू 5। तो n का वैल्यू आपका क्या आ गया, सिंपली आपका 5 आ गया। तो क्या था, P से Q तक जाने में हमको कितना एनर्जी लगेगा, कितना वर्क डन, तो 90। अब वही उसके अंदर यहां जाएगा, तो P से Q तक जब जाएगा तो क्या होगा, सिंपल सा बात है कि इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इट्स पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, हाफ mv²। और आपसे क्या पूछ रहा है कि आप काइनेटिक एनर्जी ही बताइए, तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था। तो इधर क्या आ जाएगा 40, 90 माइनस 40 दैट इज 50, सो 50 दैट इज इक्वल टू दिस। सो n का वैल्यू आपसे पूछा था, तो n 19 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, वर्क डन पे बेस्ड है। पिछला भी प्रॉब्लम जो भी किए थे वो भी आपका वर्क डन पे ही बेस्ड था। तो इसमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, ए पार्टिकल इज मूव्ड along the path in the presence of a food। तो अब क्या है कि एक पार्टिकल है, सपोज दैट एक पार्टिकल है जो कि इस टाइप से मूव कर रहा है, उसका शेप कुछ ऐसा बनता जा रहा है, A से B जा रहा है, B से C जा रहा है, C से D जा रहा है, D से E जा रहा है, और E से लास्ट में F आ रहा है। तो वही कह रहा है पार्टिकल इज मूव्ड, तो खाना खाने के लिए निकला, समझिए कि दिस इज एंट, और ये मूव करते हुए इस टाइप से वापस से F तक आया, A से B गया, और B से C, C से लास्ट में D, और D से वापस E, और E से लास्ट में F। सो इन द प्रेजेंस ऑफ फूड, और F का वैल्यू आपको दिया हुआ है, और F का अल्फा वाई एक्स एक्सिस की तरफ, और ये आपका दिया हुआ है 2 अल्फा एक्स जे, और ये आपका किधर है, इतना आपका न्यूटन फोर्स दिया हुआ है। और इधर आपको कुछ इस टाइप से रिजल्ट दिया हुआ है, ये आपका 0.5 है, ये आपका 1 है, और ये इस टाइप से ये मूव कर रहा है, और एक्स वाई का जो वैल्यू है वो मीटर में है। और आपसे क्या पूछ रहा है, वही
वर्क डन ऑन द पार्टिकल बाय दिस फोर्स विल बी। तो आपको बताना है कि वर्क डन क्या होगा। जैसा कि अभी हम बता रहे थे वर्क डन होता क्या है, वर्क डन दैट इज इक्वल टू एफ डॉट एस, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच का एंगल। तो थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपसे पूछा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, वो आपको क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। तो यहां से अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि y भी इसमें वेरिएबल है, तो ये आपके लिए आसान नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस 2019 में पूछा, ये वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और ये तो है कि जिधर फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उधर ही हो रहा है, यानी कि थीटा शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां पे हमको क्या करना है, सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे फोर्स भी कांस्टेंट नहीं है और डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। जब भी वेरिएबल फोर्स हो तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन। तो ये प्रॉब्लम जो कि जेईई एडवांस 2019 में पूछा है, ये सिंपली इंटीग्रेशन। दिस इज 3, सो इसको वर्क डन 1 3, दिस इज 4, दिस इज 5th एंड दिस इज 6th। तो इस टाइप से हम इसका बेसिक सा इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन भी बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन है। बस यहां से ये कि इसमें जो फोर्स है, अब तक जितना भी हम बात कर रहे थे वर्क डन में, तो वो उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों कांस्टेंट होता था। अब क्या है, फोर्स जो है वो क्या है, वेरिएबल है, यानी कि वेरी कर रहा है कि इस पॉइंट पे कुछ और मतलब डिस्प्लेसमेंट तो कांस्टेंट है लेकिन फोर्स वेरिएबल है। तो इसमें हम बेसिक सा इंटीग्रेशन यूज करेंगे, और ये भी आपका प्रॉब्लम वो फुल्ली इंटीजर टाइप ही प्रॉब्लम है। तो इसको अगर हम डील करें तो इसमें आपको x और y में आपको क्या दे दिया हुआ है, x और y में डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ भी आपको इस टाइप से दे दिया हुआ है। तो वर्क डन इन फर्स्ट, यानी इसको W1 अगर दें तो सपोज दैट इसका जो फोर्स है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, और इसमें हम एक जनरलाइज केस लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी चेंज कर रहा है। तो वर्क डन के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो DW हम यूज करेंगे, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट dr। अब फोर्स तो आपको दिया हुआ है, अब dr का वैल्यू हम क्या यूज करेंगे, xi प्लस वाई जे, xi प्लस वाई जे। तो इस टाइप से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कि एक इसका जनरलाइज केस ले लिए, तो ये क्या है, ये इसको हम ऐसा कह सकते हैं dr, यानी कि एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका आ गया। अब दोनों को बस बेसिक साइंस को इंटीग्रेट करते रहेंगे, इसमें भी करेंगे इसमें भी करेंगे, यानी सारे में अब हम बेसिकली क्या करेंगे, इंटीग्रेशन हम यूज करेंगे। तो फोर्स का वैल्यू जो कि आपको दिया हुआ है अल्फा, अल्फा का वैल्यू आपको भी दे दिया हुआ है, तो फोर्स दैट इज इक्वल टू अल्फा वाई आई प्लस 2 अल्फा एक्स जे। ये आपको इस टाइप से दिया हुआ है, इतना न्यूटन आपको दे दिया हुआ है फोर्स। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकाल लें, बस बेसिक से इंटीग्रेशन हम यूज करते चले जाएंगे। तो यहां से DW का वैल्यू DW1, तो फोर्स का वैल्यू आपका आ गया अल्फा वाई आई प्लस 2 अल्फा एक्स जे, ये फोर्स है। और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम ये बात करें 1 में, तो 1 में डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो y में डिस्प्लेसमेंट है, x में क्या है, कांस्टेंट है। तो याद रखिएगा, तो इसमें हमको वर्क डन निकालना है। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये आपका क्या है, वर्क डन इन फर्स्ट स्टेप, ये क्या हो जाएगा, वर्क डन इन सेकेंड स्टेप, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन इन थर्ड स्टेप, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन इन फोर्थ स्टेप। और वर्क डन सारा पार्टिकल का आपसे पूछा है, ये आपका हो जाएगा वर्क डन ड्यू टू फिफ्थ
स्टेप, और ये आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन ड्यू टू सिक्स्थ स्टेप। तो एक एक करके हम सारे को बेसिकली इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या करेंगे, तो 1 के लिए हमको यूज करेंगे, तो ये फोर्स तो ये है, इस बार क्या है, फोर्स वेरिएबल है। जब भी बात हम करें वेरिएबल की, तो वेरिएबल में हम बेसिक सा इंटीग्रेशन यूज करते हैं। यहां पे क्या है, वेरिएबल है, फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वाई पे डिपेंड कर रहा है, यानी वाई एक्सिस पे। यानी कि फोर्स जो है इस बार कांस्टेंट नहीं है। अब तक जितना भी हम बात किए थे सारा में कांस्टेंट था, इजीली वे में हम बस दोनों के बीच का एंगल देख लेते थे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में काम हो जाता था। लेकिन इस बार फोर्स जो है वेरिएबल है। अब ध्यान से देखिए, जब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो यहां से यहां तक अगर हम गए तो इसको W1 दे दिए, ये फिर 2, सारा कुछ लास्ट में हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इसका क्या हो गया, वर्क डन, फोर्स इतना है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इस पॉइंट से अगर इसको हम लेट्स दिस पॉइंट इज O, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, क्योंकि ये y एक्सिस पे है, यानी कि x एक्सिस के पैरेलल है, तो x क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन y क्या है, कांस्टेंट है। तो इस केस में अगर हम देखें तो इसमें y क्या है, कांस्टेंट है। तो यहां से ध्यान से देखिए, y क्या है, y हमेशा 1 है, y का वैल्यू 1 है, लेकिन x का वैल्यू वेरी कर रहा है, और x जो है इस पॉइंट पे 0 है, और इस पॉइंट पे आते आते x का वैल्यू 1 हो जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, फोर्स तो ये है, डिस्प्लेसमेंट क्या लिख रहे हैं कि यहां से, तो x जो है कांस्टेंट है और y वेरी कर रहा है, और y का वैल्यू जो है इस पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है, और इस टाइप से ये इंक्रीज कर रहा है, और मैक्सिमम इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जब ये b पॉइंट पे पहुंचेगा तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। तो इसका इंटीग्रेशन में ये फोर्स तो यही रहेगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे y तो कांस्टेंट है और y का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, dr के जगह पे x तो वेरी कर रहा है, लेकिन y कांस्टेंट है, दैट इज सिंपली y, सिंपली इसका वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 इंटू जे, तो ये आपका आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा वर्क डन इन स्टेप दिस A to B में। तो A to B में हम काम क्या किए, तो A to B में क्या कांस्टेंट आपको दिख रहा है, तो फोर्स तो यही होगा, क्योंकि फोर्स यहाँ पे वेरिएबल है, और x क्या है, x चेंज कर रहा है, x का वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x दैट इज इक्वल टू 0 एट y एक्सिस, x एक्सिस पे y0, y एक्सिस पे x0, तो यहां पे x0 है, और यहां पे वेरी करते करते इस b पर्टिकुलर पॉइंट पे x का वैल्यू 1 हो रहा है, यानी x इज चेंजिंग बट y इज कांस्टेंट। तो ध्यान से देखिए, यहां से आप इंटीग्रेट करेंगे तो x का वैल्यू जो है चेंज कर रहा है, वो कहां से कर रहा है, 0 से, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x का वैल्यू 1 हो गया, और y तो कांस्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सिंपली डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहां से जब डॉट लेंगे तो ये आपका आ जाएगा, x का x के साथ करेंगे तो अल्फा इंटू वाई, तो y का y के साथ, x का x के साथ, तो ये j का j के साथ, और x का x के साथ, i का i के साथ करेंगे, तो यहां से आपका क्या आ जाएगा, है, तो इसको हम dx ले लेंगे। बाकी अब क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट जब भी हम लेते हैं तो x का i का i के साथ, j का j के साथ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस हो जाता है, तो i का j के साथ जब भी लेते हैं तो i और j के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो जब 90 डिग्री और कॉस 90 क्या हो जाता है, 0। तो जब भी आप डॉट प्रोडक्ट लें तो i का i के साथ, j का j के साथ, क्योंकि i का अगर j के साथ ले लीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू cos 90, और cos 90 क्या हो जाता है, 0। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट लें तो उसमें क्या लें, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, तो i डॉट i दैट इज 1, j डॉट j that should be 1, k dot k that should be 1। तो ये आपका आ गया, बस अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। क्या पता चला कि x वेरी कर रहा है और y तो कांस्टेंट है, तो जब कांस्टेंट है तो इसका हम i के साथ करेंगे, तो ये अल्फा y
और y का वैल्यू यहाँ पे क्या है, y का वैल्यू आपको सिंपली 1 दिया हुआ है, तो y का वैल्यू 1 दिया हुआ है और ये आपका dx हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 तक। अब j का j के साथ अगर यहाँ पे करते हैं तो x का वैल्यू यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, x क्या है, तो x वेरी कर रहा है, तो x का वैल्यू, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सिंपली इंटीग्रेशन आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू जो भी है तो वो कांस्टेंट है तो वो बाहर चला जाएगा, तो dx और y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 1, 0 से लेकर 1 तक, तो ये आपका आ जाएगा अल्फा dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, अपर लिमिट दैट इज 1, लोअर लिमिट 0, तो अल्फा इंटू एक्स आ गया इसका वैल्यू। अल्फा का वैल्यू पता है, x का वैल्यू आपको पता है दैट इज 1, तो ये आपका आ जाएगा यहां से -1 का वैल्यू, ये आपका वर्क डन यहां से आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, बी से सी में सेम प्रोसेस, तो इसमें क्या है, इसमें आपका इस बार x कांस्टेंट है, y वेरिएबल है, x जो है 1 ही है लेकिन y वेरी कर रहा है, y क्या है 1 से लेके हाफ हो गया, तो फिर हम इसका इंटीग्रेशन तो एक बार फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। अब b से c के लिए, तो इसमें अगर हम वर्क डन यूज करते हैं b से c में, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि जब a से b जा रहे हैं तो क्या है, y जो है कांस्टेंट है, दैट इज स्टिल 1 इन दिस प्लेस ऑल्सो एंड दिस प्लेस, a पे भी 1 है, b पे भी 1 है, तो क्या है y का वैल्यू हम 1 रखेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, सिंपली इंटीग्रेट किए तो x का x के साथ किए तो ये आपका आ गया, और y j का j के साथ करेंगे तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है, x का वैल्यू क्या है 0 है, तो हम इसका जनरलाइज केस ले लेते हैं। तो जनरलाइज केस क्या है, dx और dy, dx और dy क्या है, इसका जनरल केस, यानी कि एलिमेंट हम लेते हैं, उसका एलिमेंट ले लिए, क्योंकि ये जब इसका डिस्प्लेसमेंट है ये चेंज कर रहा है, तो और फोर्स भी चेंज कर रहा है, क्योंकि फोर्स भी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये जो dx और dy ये हम क्या ले लिए हैं, एलिमेंट्री पार्ट। और आपको पता है कि y a से b प्रोसेस में कांस्टेंट है, तो उसका dy का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ किसी के भी रिस्पेक्ट में अगर बात करें dx या dy के किसी के रिस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, क्यों, क्योंकि y तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो ये हम क्या लिए उसमें एक एलिमेंट्री पार्टिकल लिए हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो यहां से हम क्या किए, तो ये फोर्स टॉट डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स आपको ये दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का एलिमेंट पार्ट हम क्या लेते हैं dxi प्लस dyj, तो दोनों का हम क्या करें डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो x का x के साथ, क्योंकि i का i के साथ 1 होता है और i का j के साथ क्या हो जाता है 0 हो जाता है, j का k के साथ 0 हो जाता है, डॉट प्रोडक्ट, यह बात किसका कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट, k का फिर वापस से i के साथ क्या हो जाएगा 0, तो हम क्या लिए i का i के साथ, इसका इसके साथ ले लिए, तो यहां से dx हुआ, और आपको पता है कि x कितना से चेंज कर रहा है, इस पोजीशन पे 0 है और इस पोजीशन पे 1, यानी 0 से 1, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, तो 0 से 1 तक हम किए, तो यहां से अल्फा आ गया, और अल्फा का वैल्यू आपको क्या है -1 दिया हुआ है, तो ये आपका क्या आ गया dx का इंटीग्रेशन, तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x हो जाता है, और अपर लिमिट क्या है 1, लोअर लिमिट 0, तो ये आपका यहां से क्या आ जाएगा अल्फा का वैल्यू। ऐसे ही हम बात करें बीसी प्रोसेस के लिए, तो ये हम बात किसका कर रहे थे, वर्क डन 1 जो है ए से बी प्रोसेस की बात कर रहे थे, ये अब तक हम बात कर रहे थे प्रोसेस ए टू बी के लिए। अब हम बात करते हैं वर्क डन W2, दैट इज बी से सी के तरफ अगर हम गए, तो बी से सी के तरफ जाएंगे तो फिर हम वही लिखेंगे वर्क डन दैट इज इक्वल टू फोर्स के लिए फिर dw, क्योंकि इसमें भी डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है, और यहां पे क्या हो जाएगा अल्फा y i प्लस 2 अल्फा x इंटू जे, ये इसका फोर्स हुआ। अब इस बार क्या है, इस बार आपको दिख रहा होगा कि x कांस्टेंट है लेकिन y जो है वेरिएबल है, तो इस बार dx
तो वैसे भी हम बोले कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। तो क्या यहाँ पे क्या हम लिखते हैं, हर डॉट dxi प्लस dyj। तो इस बार dxi का वैल्यू ही 0 हो जाएगा, क्योंकि इस बार x कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, अब वैरी क्या करेगा, तो ये 0 हो जाएगा, dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब क्या बच जाएगा इधर, तो ये बच जाएगा सिर्फ अल्फा वाई आई प्लस 2 अल्फा एक्स जे, ये आपका हो जाएगा। और ये 0 हो जाएगा क्योंकि x कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहाँ पे सिर्फ dy बचेगा और j बचेगा और बस इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखिए, y चेंज कर रहा है, तो इस पोजीशन पे पहले इसका y क्या था 1, और अब इसका यानी अपर लिमिट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट ये 0.5 हो गया, तो अपर लिमिट 0.5 होगा। लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 1 हो जाएगा। बस इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा वर्क डन इस प्रोसेस के लिए। तो j का j के साथ, तो j का j का साथ यहाँ से 2 अल्फा और x का वैल्यू आपको पता है कि x कांस्टेंट है, दैट इज 1, और यहाँ से dy। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका क्या है, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, अपर लिमिट 0.5, लोअर लिमिट यानी कि पहले क्या था अपर लिमिट, तो यहाँ से चेंज कर रहा है, पहले 1 था, अब इसका अपर लिमिट 0.5 और ये आपका 1। तो ये आपका 2 अल्फा और dy का इंटीग्रेशन, जैसा कि dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dy का y हो जाएगा। y क्या है 0.5 से लेके 1 तक, तो ये आपका 2 अल्फा और ये वैल्यू आपका क्या आ जाएगा -0.5। तो ये आपका आ गया वर्क डन। इसमें वर्क डन आपका क्या आ गया अल्फा, इसमें क्या आ गया 2 अल्फा और 0.5 है, यानी कि बाई 2 इसका हम लिख सकते हैं विथ नेगेटिव साइन। इसमें साइन तो पॉजिटिव ही आया था, तो ध्यान से देखिए, ये आपका 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा अल्फा प्लस माइनस अल्फा। अब हम इसकी बात कर रहे हैं सी से डी की, तो फिर से एक बार इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन अगर हम यूज करेंगे तो वर्क डन ड्यू टू सी से डी, सी से डी की अगर हम बात करें तो सी से डी जब जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वापस से आपको दिख रहा होगा कि ये y कांस्टेंट है और x फिर वापस से क्या है वैरी कर रहा है, तो x 1 से लेके 0.5 हो जाता है। तो फिर इंटीग्रेशन हम इसका यूज करेंगे, वापस से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे c से d के लिए, तो dw दैट इज इक्वल टू, इसको हम 3 ले लेते हैं इसको, हाँ c से d के लिए हम वर्क डन निकाल रहे हैं। तो फोर्स आपको पता है क्या है, अल्फा वाई आई प्लस 2 अल्फा एक्स जे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है dxi प्लस dyj। फिर वापस से इसमें क्या है, जब इससे इधर जा रहे हैं तो वापस से आपको क्या है, ये कांस्टेंट है, कौन सा कांस्टेंट है y कांस्टेंट है, सो dy ये 0 हो जाएगा। तो अब तो फिर वही इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो अल्फा बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आपको पता है y का वैल्यू इस बार क्या है, तो y का वैल्यू इस बार 0.5 है, यानी 1/2, तो 0.5 है, तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.5 से, y कांस्टेंट है और x का वैल्यू dx, और ये चेंज कहाँ से कर रहा है, तो ये चेंज कर रहा है 1 से लेके, यानी अपर लिमिट इसका 0.5 होगा, लोअर लिमिट इसका क्या है 1 है। तो ये वापस से ये आपका इंटीग्रेशन करके, तो dx का इंटीग्रेशन वापस से क्या होता है, dx का इंटीग्रेशन x, तो x तो अपर लिमिट 0.5, क्यों, क्योंकि इनिशियली ये इनिशियली क्या था, इनिशियली फाइनल ये घट के क्या हो जाता है 0.5, तो फाइन, और ये इनिशियली 1 था, तो ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो ये 1/2 इधर भी अल्फा और ये भी आपका 1/2, लेकिन नेगेटिव में 1/2, तो ये आपका आ गया इस प्रोसेस में। फिर हम इसमें बात करेंगे, फिर वही एज अगेन सेम सेम सेम, तो वी विल यूज सेम एंड सेम वर्क। तो बस अब इसको हम क्या करेंगे, अगेन फिर वही यूज करेंगे इसमें। तो इसमें जब हम कर रहे हैं तो क्या है आपका y
y क्या है, y चेंज कर रहा है और x कांस्टेंट है, तो dx का वैल्यू इस बार 0 हो जाएगा। तो dx का वैल्यू ऐसे ही सारा को हम ऐड कर देंगे। सो और यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0.75 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 1/4 आ गया ना। तो ये आप ऐड कीजिएगा, तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिलाइज कर दिया, तो ये और फिर ये, तो पूरा प्रोसेस के लिए हम वर्क डन निकाल लेते हैं। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम, दिस